हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी भाई बहनों को अर्जुन सुपर क्लासेस में स्वागत है। हम क्लास 10th के लिए भूगोल का पहला लेसन लेके आए हैं, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए, भारत संसाधन एवं उपयोग सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर शुरू से अंतिम तक वीडियो में देख लेते हैं तो भारत संसाधन एवं उपयोग से आने वाले प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे और टोटल आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तो सारी पॉइंट समझ में आएंगे। कहता है बाबू कि संसाधन किसे कहते हैं? तो कहता है कि पर्यावरण में उपलब्ध वह सारी पदार्थ है ना या वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। अब बात समझिए, कहता है कि जो पर्यावरण में जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो सभी का सभी लगभग क्या है? संसाधन है। जैसे संसाधन जैसे मिट्टी, कोयला, पेट्रोलियम, मोबाइल, टीवी, कुर्सी, हवा, ये जितना एग्जाम्पल हम बता रहे हैं ये सभी का सभी क्या है? संसाधन है। क्या है बाबू? संसाधन का एग्जाम्पल है। कहता है कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला संसाधन होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, जिसको कृत्रिम संसाधन भी कहते हैं। बात समझिएगा। कहता है कि प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृतियों को द्वारा, भगवान के द्वारा जो बनाया गया संसाधन होते हैं छोटू, उसको प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, हवा, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और मानव निर्मित संसाधन या कृत्रिम संसाधन कहता है कि वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा जो संसाधन का निर्माण किया गया उसे मानव निर्मित संसाधन या उसी को कृत्रिम संसाधन कहा जाता है। जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, कुर्सी हो गया, तो ये जितना संसाधन बता रहे हैं ये सब कृत्रिम संसाधन है, मतलब मानव निर्मित संसाधन है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा कि उनको भी हेल्प हो सके। अब अगला प्रश्न है बाबू, कहता है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो कहना है कि ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जिनको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होते हैं, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, पर्वत, हवा, लकड़ी, मिट्टी आदि, ये जितना संसाधन है बाबू ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। इसमें कोई मानव का कोई हाथ नहीं है। बात समझ में आया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है छोटू, अगला प्रश्न कह रहा है कि कहता है कि मानव निर्मित संसाधन जिसके कृत्रिम संसाधन किसे कहते हैं? तो कहता है कि वैसा संसाधन, एक मिनट, कहता है कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा होता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कमल, किताब, कुर्सी, कलम, किताब, कुर्सी, टेबल, घर, ये जितना है ये सभी का सभी मानव ने निर्माण किया है, इसलिए सब मानव निर्मित संसाधन है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चले और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है?
तो लिखना है कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे साधन हैं जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा और उसे हम पुनः दोबारा नहीं बना सकते हैं। जैसे कोयला एक मिनट, जैसे हो गया, एक मिनट, जैसे हो गया बाबू, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्रकृति गैस हो गया, खनिज हो गए आदि। ये ऐसे संसाधन है कि सब खत्म होला के बाद पुनः मानव इसका निर्माण कर सकता नहीं है। आदि ऐसे प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। इन सभी संसाधनों का उपयोग अगर हम विवेकपूर्ण मतलब समझा, मतलब बुद्धि से विवेकपूर्ण नहीं किया तो आने वाले समय में यह संसाधन खत्म हो जाएगा। अगली पीढ़ी के लिए समस्या बन जाएगा। इसलिए संसाधन का संरक्षण करना क्या है बाबू, जरूरी है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर पूछेगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इतना पॉइंट लिख देना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। सॉरी, 1 मिनट कहता है। अगला प्रश्न कहता है संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। तो आंसर लिखना है। कहता है संसाधन संरक्षण हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और वह आने वाले समय में ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे संसाधनों का संरक्षण काफ़ी क्या है बाबू, काफ़ी ज़रूरी है। क्या बाबू, काफ़ी ज़रूरी है। अगर इसका हम उपयोग विवेकपूर्ण न करें तो यह संसाधन लंबे समय तक चलेगा और भविष्य में भी इसका क्या हो जाएंगे, उपयोग होता रहेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। कहता है बाबू कि संसाधन संरक्षण का क्या महत्व, बोलना है कि संसाधन संरक्षण हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और वह आने वाले समय में ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे संसाधनों का संरक्षण काफ़ी ज़रूरी है। अगर इसका हम उपयोग विवेक मतलब बुद्धि से अगर काम नहीं लेंगे, तो कहते हैं विवेकपूर्ण करें तो यह संसाधन लंबे समय तक चलेगा और भविष्य में भी इसका उपयोग होता रहेगा। मतलब अपना जितना आवश्यकता के अनुसार कोई भी चीज़ अगर करिएगा, बर्बाद नहीं करिएगा तो वो लंबे समय तक चलेंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है, तो इतना पॉइंट लिख देना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोग 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो और इस वीडियो को छोड़कर कभी भूल के भी नहीं जाइएगा, न तो बाद में एग्ज़ाम में पछताना होगा। चलिए आगे कहता है संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। तो संसाधन संरक्षण हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और वह आने वाले समय में ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे संसाधनों का संरक्षण काफ़ी ज़रूरी है। अगर इसका हम उपयोग विवेकपूर्ण करें तो यह संसाधन लंबे समय तक चलेगा, भविष्य में भी इसका उपयोग होता रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न वही है ना। चलिए आगे वही ना है, संसाधन संरक्षण का क्या महत्व, वही इसमें भी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, कहता है कि क्योटो सम्मेलन कहाँ और क्यों आयोजित हुआ। कहना है कि दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के टोक्यो में एक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसे क्योटो सम्मेलन कहा जाता है। कहता है कि क्योटो सम्मेलन जो है बाबू वो कहाँ और क्यों आयोजित हुआ। कहता है दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग किसको कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को, है ना। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जापान को टोक्यो में एक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें टोक्यो सम्मेलन कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बाबू, एक मिनट, अगला प्रश्न कहता है कि टोक्यो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से
बचने के लिए जापान के टोक्यो में एक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें टोक्यो सम्मेलन कहा जाता है। कहता है कि जिसमें सभी देशों से आए हुए सदस्य जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ग्लोबल वार्मिंग के निपटाने के लिए तथा ग्रीन हाउस कहता है कि तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित को कम करने के लिए प्रसिद्ध हुई। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते चलिएगा। आगे कहता है कि देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है। कहना है कि मानव किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि वह अपनी बुद्धि क्षमता तथा तकनीक का उपयोग कर प्राकृतिक संसाधनों से महत्वपूर्ण वस्तुएं बनाता है जो देश के विकास में क्या होते हैं बाबू, सहायता होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर पॉइंट समझ में आते जा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और बेल आइकन को दबाते चलिएगा कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है बाबू कि मृदा क्या है। कहता है भूमि की वह सबसे ऊपरी परत जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित मतलब टूटने फूटने से है ना, विखंडित होने वनस्पति व जीव जंतुओं के सड़ने गलने और जलवायु परिवर्तन के कारण लाखों वर्षों में होता है, उसे मृदा कहते हैं। कहता है कि जब जीव जंतु या पेड़ पौधे सब गिर जाते हैं, मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों के बाद कौची का निर्माण होता है, मृदा मतलब मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि लाखों वर्षों के बाद मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बाबू, अगला प्रश्न कहता है कि मृदा क्या है। तो अब क्यों बताएं मृदा क्या है। चलिए अगला कहता है कि मृदा के प्रकार। मृदा कई प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के? मृदा मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। पहला याद रखिएगा, पहला जो होता है जलोढ़ मिट्टी होते हैं। दूसरा काली मिट्टी, और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है। और तीसरा लाल मिट्टी, और चौथा लेटेराइट मिट्टी, और पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी, और छठा वन मिट्टी होते हैं। तो मिट्टी मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो मिट्टी होता है बाबू वो होता है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगू मिट्टी होता है, और तीसरा लाल मिट्टी, और चौथा लेटेराइट मिट्टी, और पांचवा जो होता है मरुस्थलीय मिट्टी, और छठा जो होता है ये वन मिट्टी होते हैं। तो मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं और 6 प्रकार के सारी पॉइंट हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिए हैं। और इसमें सबसे अच्छा जो मिट्टी होता है वो जलोढ़ मिट्टी होता है। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी होते हैं। और सबसे अधिक समय तक नमी बनाए रखने की क्षमता किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में होती है। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? कहता है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। कहता है कि जो नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई जो मृदा होते हैं उसी मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। कहते हैं यह मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होता है। कहता है कि जो जलोढ़ मृदा होता है ये सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होते हैं। और जलोढ़ मृदा पर चावल, गेहूँ, चना, दलहन, तिलहन, कपास आदि फसलें उगाई जाती है। तो कोई पूछे कि जलोढ़ मृदा पर क्या क्या उगाई जाती है? तो गेहूँ, चावल है ना, दलहन, तिलहन, कपास आदि फसलें उगाई जाती है। कोई दिक्कत? और जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? नदियों से बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है छोटू कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला खादर और दूसरा बांगर होते हैं, बांगर मिट्टी होते हैं। पहला खादर मिट्टी और दूसरा बांगर मिट्टी। कभी कभी पूछता है कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। पहला
खादर मिट्टी और दूसरा बांगर मिट्टी। अब कहता है कि खादर मिट्टी किसे कहते हैं, तो कहता है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो कहता है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। और बांगर मिट्टी कहता है बाबू कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। कहते हैं कि जो नए जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसको खादर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, खादर कहते हैं, खादर मिट्टी। और जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसको बांगर मिट्टी कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कहता है छोटू, कहता है कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। कहना है कि आंसर खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर निम्नलिखित है। एक पट्टी लिखना है खादर मिट्टी और एक पट्टी लिखना है बांगर मिट्टी। एक पट्टी लिखना है खादर मिट्टी और एक पट्टी लिखना है बच्चे बाबू बांगर मिट्टी। अब बात समझिए। अब कहता है कि खादर मिट्टी में पहला पॉइंट लिखना है कि यह जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। कहता है कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है इस मिट्टी का कण महीन होते हैं। मतलब कहता है खादर मिट्टी का जो कण होते हैं वो महीन होते हैं, जबकि बांगर मिट्टी का कण क्या होते हैं, मोटी होती है। कैसा होती है, मोटी होती है। कोई दिक्कत। आगे कहता है छोटू, अगला कहता है कि यह मिट्टी खादर धने यह मिट्टी नदी के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहता है कि जो जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी जो होती है ये नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि जो बांगर मिट्टी होती है यह मिट्टी नदी से दूर दरार के क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन मिट्टी, बांगर मिट्टी। कौन मिट्टी बाबू, बांगर मिट्टी। चलिए तो इतना बात समझ में आया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कहता है कि जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताइए। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। दोनों चीज़ पूछ रहा है। कह रहा है कि जलोढ़ मृदा कौन कौन राज्य में विस्तृत है, माने विस्तारित है, और इस मृदा जलोढ़ मृदा पर कौन कौन से फसलें उगाई जाती है। तो आप लोग को आंसर देना है। कहना है कि उत्तर, क्या लिखना है, उत्तर। कहना है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, असम में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। कहना है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लिखना है बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर लिखना बोलना है मध्य प्रदेश भी चलेगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम भी, असम, मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के बाद क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये सारी 7 राज्य है लगभग। ये 7 राज्य में जलोढ़ मिट्टी क्या है बाबू, विस्तृत है। कहता है कि मैं जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, जलोढ़ मिट्टी का, कहता है बाबू कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार इस मृदा पर चावल, गेहूँ, चना, दलहन, कपास आदि फसलें उगाई जाती है। कहता है बाबू कि जो जलोढ़ मिट्टी पर है, जो हम लोग चना उगाते हैं, चावल उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, दलहन फसलें उगाते हैं, कपास उगाते हैं, ये सारी चीज़ जलोढ़ मिट्टी पर हम लोग उगाते हैं। और सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी बिहार में ही है। तो कौन कौन कहेगा कि जलोढ़ मिट्टी कौन कौन राज्य में विस्तृत है, तो बोलना है पहला कि बिहार, बिहार के बाद क्या हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद असम, असम के बाद क्या होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या होगा बाबू, मध्य प्रदेश के बाद चले जाइए कहाँ, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जिस मिट्टी पर हम लोग चावल, गेहूँ, दलहन फसलें, चना, ये सारी कपास, ये सारी चीज़ को उगाते हैं। कोई दिक्कत। चलिए आगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो लंबा हो जाएंगे इसलिए इसका सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में सेकंड पार्ट में।